एक लड़की जो बड़ी छोटी सी उम्र में बीडीसी के चुनाव जीतती है, भविष्य में क्या चुनाव लड़ेंगी आप? मैंने तो अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो हुई है वो चुनाव लड़कर की है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या प्रज्वल बस्टा पार्टी छोड़ देंगी? ऐसा कुछ नहीं है। तो समाज सेवा के लिए क्या किसी पार्टी का थप्पा लगना जरूरी है? मैंने तो विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत की है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी साहब को 15 दिन में दूसरा दौरा इसलिए करना पड़ा कि जयराम सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो दिखाना पड़ रहा है। 15 दिन में दूसरी बार हिमाचल आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और खासकर कांगड़ा जिला के लिए। नहीं तो पहले क्या वक्त नहीं मिल रहा था या बाकी राज्यों में चुनाव थे? ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री पहले भी बहुत बार आए, इससे पहले मंडी आए थे, आपने देखा होगा। और इससे पहले कई उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने जब अटल टनल का तो वक्त भी देखिए ना कितना हो गया। तो प्रधानमंत्री है, पूरे देश में उनको जाना है। नहीं तो ये तो वही सवाल है जो विपक्ष पूछ रहा है, मैं तो वही पूछ रहा हूँ। नहीं तो मैं यही कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री आ जाए और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि भाजपा की सरकार राज्य में जब भी आती है फिर घोटाले होते हैं। संसद से लेकर सड़क तक, जमीन से लेकर आसमान तक किसने घोटाले की ये पूरा देश जानता है। वैसे भाजपा वालों में भी काफी इल्जाम तो लगते रहते हैं। देखिए, इल्जाम तो लगाना विपक्ष का काम है। अब कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश से लुप्त होती जा रही है, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं है, तो उनके पास इल्जाम लगाने के सिवा, झूठे आडंबर रचने के सिवा और कुछ काम है नहीं। कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा रिवाज बदलेगी। जी बिल्कुल बदलेगी। भाजपा ने सर्वे करवाया, हमीरपुर में मंथन हुआ और सीट एक ही आई 15 में से। भाजपा ने क्या सर्वे करवाया और भाजपा का क्या मंथन हुआ, इसके बारे में कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं सुनील कुमार। बात करूंगा आज एक विशेष अतिथि से, क्योंकि वो स्टूडियो में आ पहुंचे हैं और कहा जाता है कि महिलाओं के लिए जहां वो आज के वक्त में 18-20 साल की लड़कियों के लिए एक आइडल के तौर पर देखी जाती हैं, तो एक यूथ आइकन के तौर पर भी हिमाचल की देवभूमि में धीरे धीरे उभर रही हैं और इसके साथ ही सियासतदान भी बन चुकी हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रज्वल बस्टा। बस्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो बस्टा जी, जिस तरीके से आपकी जिंदगी की अगर मैं बात करूं, एक लड़की जो बड़ी छोटी सी उम्र में बीडीसी के चुनाव जीतती है और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चाएं होती हैं, लेकिन आजकल हर बड़े व्यक्ति के साथ फोटोएं और जनता बहुत सी उम्मीदें लगाकर आपको देख भी रही है। तो आने वाले दिनों में पहले तो क्या कुछ रणनीति आपकी चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपका और पंजाब केसरी की पूरी टीम और दर्शकों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने इस शो में बुलाया। और जैसा कि आपने कहा कि क्या रणनीति चल रही है, ऐसी कोई कुछ खास रणनीति नहीं है, पर मैं एक संगठन में, जिस संगठन में काम कर रही हूँ, विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रही हूँ। और जिस तरह से मैंने पहले पंचायत समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम करना शुरू किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जनता की सेवा के लिए जो कुछ करने की इच्छा थी उसको करते हुए आगे बढ़ाते हुए काम कर रही हूँ और संगठन में काम कर रही हूँ और बस इसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम प्रदेश में अपने क्षेत्र में कुछ बदलाव ला सके और अपने युवाओं को सहयोग करने के लिए, महिलाओं को सहयोग करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहे। आप वकील की स्टडी भी कर रही हैं या शायद कर चुके हैं, और इसके साथ ही आपको कथक भी आता है और उसके साथ आपने पत्रकारिता भी की है, तो आपके लिए तो शायद इंटरव्यू देना बड़ी आसान सी बात होगी। तो ये पूरा सब कुछ कर रही हैं। तो आजकल के नौजवान हैं, क्योंकि हिमाचल में नशा काफ़ी देखने को मिल रहा है, केसेस काफ़ी सामने आ रहे हैं, तो उनको क्या मार्गदर्शन दें? मैं देखिए, जो आपने बात की युवाओं के मार्गदर्शन की, क्या कहना चाहूँगी, और जो आपने बात कही कि मैं जो सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज़ से हटकर दूसरी चीज़ों को भी सीखने का, जानने का मौका मिलता है। और मैं युवाओं को लेकर यही बात कहना चाहूँगी, जिस तरह से आपने नशे की बात की, कि जब युवा अलग अलग
तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे, समाज के कार्य में अपना योगदान देते रहेंगे और तभी वो नशे से दूर रहेंगे, अपने खेल की तरफ या स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे। पढ़ाई के साथ-साथ, अपनी नौकरी के साथ-साथ अगर अन्य गतिविधियाँ भी करेंगे, चाहे वो कल्चर एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है या सोशल एक्टिविटीज़ है, अपने आस-पास के क्षेत्र में अपने प्रदेश के लिए सहयोग करने के लिए काम करते रहेंगे, घर में अपने बुजुर्ग भाई-बहनों की मदद करने के लिए, सहयोग के लिए काम करते रहेंगे, तो उनका माइंड चारों कहीं न कहीं डाइवर्ट रहेगा। तो उससे युवा डाइवर्ट रहेंगे अपने काम के साथ और नई चीज़ों को सीख पाएँगे, नए लोगों से मिल पाएँगे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी ले पाएँगे, तो उससे वो बुरी चीज़ों की तरफ नहीं जाएँगे। तो मेरा यही मानना है कि मैं एक यही मार्गदर्शन, एक अनुरोध करना चाहूँगी युवाओं से भी, युवा पीढ़ी से, उनके अभिभावकों से भी, जो भी पेरेंट्स है, सहयोगी है, उनसे यही कहना चाहूँगी, स्कूल में भी जिस तरह से हमारे टीचर हमें सिखाते हैं कि और हमें बताया जाता है कि पढ़ाई के साथ-साथ हमें अन्य गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करने को कहा जाता है। वो इसीलिए ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ-साथ अपना शारीरिक, मानसिक विकास करे और जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, उनसे दूर रहे। तो बुरी चीज़ों से मुझे बात याद एक आई कि आप जिस इलाके से हैं, जुब्बल कोटखाई, आज से कई वर्ष पूर्व वहाँ पे एक ऐसी घटना हुई थी कि आज तक भी शायद उस केस की जांच चल रही है। उस बच्ची के कौन दोषी हैं, अभी तक पता नहीं। लेकिन एक वक्त था जब गाँव के ग्रामीण इलाके हैं, हिमाचल के जो वासी हैं, मैं खुद भी देखता हूँ कि आज से 10-8 साल पहले 10-10 किलोमीटर भी बच्चे पैदल जो हैं स्कूल जाते थे। संघर्ष बचपन से ही करना शुरू कर देते हैं हिमाचल के वासियों के में आम चीज़ देखी जाती है। लेकिन अब ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं सामने, नशे की बात आपने की, उसके साथ क्राइम रेशो बढ़ रही है। तो आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जिस पार्टी से आप संबंधित हैं, क्योंकि सामाजिक मुद्दों के साथ-साथ मैं सियासी बात भी करूँगा और सवाल भी लूँगा, तो ऐसे मसलों से कैसे निपटा जाए? देखिए, अगर आप क्राइम की बात करें, हिमाचल में अभी इतने क्राइम नहीं बढ़े हैं। अन्य प्रदेशों के मामले अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, एक ग्रामीण इलाका है, आज भी वहाँ पर लड़कियाँ बहुत दूर से चलकर स्कूल के लिए आती है, पढ़ाई करने के लिए आती हैं। और सेफ्टी के तौर पे अगर हम देखें तो हिमाचल सबसे शांत और सबसे अच्छा प्रदेश है, जहाँ की लड़कियाँ आधी रात को भी बाहर अकेले घूम सकती है या घर के लिए जा रही है, तो कोई ऐसी परेशानी। कहीं न कहीं कई बार ऐसा होता है, कोई शरारती तत्व कहीं न कहीं किसी को परेशान करता है, किसी के साथ बदतमीज़ी करता है, वो बिल्कुल हर जगह देखने को मिलता है। परंतु मैंने देखा है कि हिमाचल में इतना ज़्यादा नहीं है और ऐसी चीज़ों पे हमें रोक लगाने के लिए यही देखिए, कभी भी ऐसा किसी के साथ हो, सबसे पहले तो महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत बार देखने को मिलता है, अगर घर पे भी आप देखिए कि किसी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो वो इस कारण से चुप बैठ जाती है कि कहीं परिवार की बदनामी ना हो, या अगर मैंने ये बात कही तो मेरी बदनामी होगी। तो ऐसा नहीं है, गलती जिसने की है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और इसके लिए लड़कियों को, महिलाओं को आगे आना होगा और बात करनी होगी, बात रखनी होगी और जो भी अपराधी है उसके खिलाफ शिकायत करनी होगी, लड़ना होगा, कानून के पास जाना होगा और कानून अपने तरीके से बिल्कुल पूरा सहयोग प्रदेश में सरकार की ओर से, कानून की ओर से महिलाओं को पूरा सहयोग मिलता है। चलो, आपने महिलाओं की बात की तो अब सियासी बात भी ले लूं, क्योंकि चुनावी वर्ष है और ऐसे में बात करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो एक वक्त होता था कि अगर हम लोग बेटी को इस फील्ड में नहीं भेजेंगे, तो आपसे ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी और भविष्य को लेके काफ़ी सीरियस भी सियासत में नज़र आ रही हैं। लेकिन 2017 के चुनाव आपने प्रचार किया और आज का वक्त, तो भविष्य में क्या चुनाव लड़ेंगी आप? देखिए, मैं अगर यहाँ अपने चुनाव लड़ने की बात करें तो मैंने तो अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो हुई है वो चुनाव लड़कर की है, एक ग्रामीण स्तर से पंचायती राज का चुनाव लड़कर, और उसके बाद संगठन में काम किया है और अभी भी कर रही हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, चुनाव लड़कर आई हूँ, लोगों के लिए काम किया है, लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है और इच्छा पहले भी थी, तब चुनाव लड़ा, आज भी है और आगे भी रहेगी। परंतु मैं जिस संगठन के साथ काम करती हूँ, यहाँ पर संगठन तय करता है किसे चुनाव लड़ाया जाएगा, किसे नहीं। परंतु
जिस तरह से हमारा संगठन युवाओं को मौका दे रहा है, उसी तरह से मैं एज ए युवा, एक युवा के नाते काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। और चुनाव लड़ने की इच्छा पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। और राजनीति में चुनाव लड़कर आई हूँ, तो आगे भी चुनाव जरूर लड़ने की इच्छा रखूंगी। आपने एक बात पढ़ी होगी पॉलिटिकल साइंस में कि आया राम गया राम की राजनीति, और आजकल दल बदलू कानून बड़ा चल रहा है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या प्रज्वल बस्टा पार्टी छोड़ देंगी? अरे ऐसा नहीं है। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। पार्टी ने संगठन में काम करने का मौका दिया है। और जब मैं चुनाव लड़कर आई थी तो किसी टिकट पर नहीं लड़ी थी। चुनाव लड़कर आई, संगठन में काम करना शुरू किया और संगठन ने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संगठन में, किसी भी राजनीतिक संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता है जो काम करते हैं, परंतु सबको तो पद नहीं मिल सकते, सबको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सकता। तो ऐसा नहीं है। पिछली बार भी हमारे, आपको पता होगा, उपचुनाव हुए, चुनाव लड़ने का मौका मिला तो हमने चुनाव, जिसको मिला उसके साथ काम किया, हमें नहीं मिला तो हमने काम किया। और आगे हमें मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो जिसको संगठन मौका देगा उसके साथ काम करेंगे। और ऐसी बात ना आज कभी सोची है, ना कभी सोचूंगी कि अगर टिकट नहीं दिया या चुनाव लड़ने का मौका नहीं है तो पार्टी छोड़नी पड़े। ऐसा कुछ नहीं है। संगठन के लिए काम कर रहे थे, संगठन के लिए, जनता के लिए काम करते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप समाज सेवा करना चाहते हैं और जब संगठन के लिए काम करते हैं तो उसके लिए आपको चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं होता है। तो बिना चुनाव लड़े भी आप काम कर रहे हैं। आज भी तो मैं काम कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, मौका देगा संगठन तो जरूर लड़ेंगे, नहीं मौका देगा तो संगठन के लिए नहीं। तो समाज सेवा के लिए क्या किसी पार्टी का थप्पा लगना जरूरी है? देखिए, एक विचारधारा से जब आप जुड़ते हैं और आपको जब समाज के लिए, आप संगठन के लिए कुछ काम करना चाहते हैं और आप चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को एक सरकार के साथ, एक पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। और मैंने तो विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत की है। तो मैं तो विद्यार्थी परिषद से, संगठन से पहले से जुड़ी थी और उसके बाद युवा मोर्चा में काम किया और बीजेपी में अभी काम कर रही हूँ। चलो, अब थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा कि आप जिस जिम्मेदारी पर बैठी हैं, और जनता आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, अब जो मैं सवाल लूंगा शायद हर कोई इस सवाल का जवाब आने वाले वर्षों तक भी ढूंढता रहे। आजकल जो राजनेता बयानबाजी कर देते हैं एक दूसरे के प्रति, शब्दों की गरिमा शायद भूल जाते हैं, और कई नेताओं को मेरा अब ये सवाल चुभेगा भी। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, सबको पता है कि क्या कुछ वो स्टेज पे बोल जाते हैं। तो क्या राजनेताओं को मंच पर जाकर या टीवी पर आकर ऐसी बातें बोलना और ऐसे बयान देना क्या सही है? क्योंकि हम लोगों को देख तो रहे हैं लोग, वो क्या कहेंगे फिर? मेरा यही मानना है कि हम अपने विचारों को वहां पर रखने, अपने पक्ष को, उसको पूरे फैक्ट्स के साथ में और सही तरीके से हम अपनी आवाज को वहां पर रखें और फैक्ट्स के साथ में हम डिबेट करें और अपनी बात को जनता तक पहुंचाए। परंतु हमेशा, चाहे वो आम जीवन में भी एक आम व्यक्ति है, चाहे वो नेता है, सबको एक मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और खास तौर पर उसके साथ साथ जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करें, उसके साथ अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस संगठन से है और आपके पास क्या पद है, उस पे रहते हुए हमें हमेशा हर बात कहनी चाहिए। अब आपकी पार्टी पे आता हूँ। मोदी साहब आज धर्मशाला के दौरे पर हैं और कांग्रेस कह रही है कि मोदी साहब को 15 दिन में दूसरा दौरा इसलिए करना पड़ा कि जयराम सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो दिखाना पड़ रहा है। और हर कार्य में, प्रतिभा सिंह ने कही कि हर क्षेत्र में जयराम सरकार जो है वो विफल रही है। तो अब ऐसे में जो विफलताओं पर बात हो रही है और सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया, उल्टा कर्जे से सरकार चल रही है, तो ये क्या बातें सही हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आए, उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ कि वो 15 दिन में दूसरी बार हिमाचल आए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और खासकर कांगड़ा जिला के लिए आज। नहीं तो पहले क्या वक्त नहीं मिल रहा था या बाकी राज्यों में चुनाव थे? ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री पहले भी बहुत बार आए। इससे पहले मंडी आए थे, आपने देखा होगा, और इससे पहले कई उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने, जब अटल टनल का उद्घाटन, वक्त भी देखिए ना कितना हो गया। तो प्रधानमंत्री है, पूरे देश में उनको जाना है। नहीं तो ये तो वही सवाल है जो विपक्ष पूछ रहा है, मैं तो वही पूछ रहा हूँ।
नहीं, तो मैं यही कह रही हूँ जी। कि प्रधानमंत्री आ जाए, और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो 15 दिन में दूसरी बार आए हैं और आगे भी आएंगे। और रही बात जो प्रतिभा सिंह जी ने कही कि प्रधान या विपक्ष कहता है, विपक्ष का तो काम बोलना है, और जो वो बात कहते हैं कर्जों की, तो प्रतिभा सिंह जी से मैं यही पूछना चाहूंगी कि वो मुझे बता दे कि 5 साल पहले किसकी सरकार थी और किसके कारण से आज कर्ज का बोझ हिमाचल ढो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने आज हिमाचल को ही नहीं, पूरे देश भर को कितनी योजनाएं और कितना विकास दिया है, वो आज आप पूरे देश भर में देख रहे हैं, पूरे विश्व में देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी को एक विश्व का नेता के रूप में जो आप देख रहे हैं, तो ये भाजपा के 8 साल के जो काम है और प्रधानमंत्री जी का जो यशस्वी नेतृत्व है, उसके कारण ही है। तो कांग्रेस तो ये भी कहती है कि भाजपा की सरकार राज्य में जब भी आती है फिर घोटाले होते हैं, जैसे अभी भर्ती घोटाला हो गया, उससे पहले परीक्षा का घोटाला हो गया। आप घोटालों की बात ना ही करें तो अच्छा है, और वो भी कांग्रेस पार्टी के घोटालों की, और कांग्रेस पार्टी ऐसी बात कहे तो अच्छा नहीं लगता है सुनना। और घोटाले किसने कहाँ किए, जमीन जिसको कहते हैं ना, संसद से लेकर सड़क तक, जमीन से लेकर आसमान तक किसने घोटाले की, ये पूरा देश जानता है। 70 सालों से देश चला रहे थे और कितना देश को लूटा है, कितने घोटाले किए। आज उसी के कारण आज आप देख रहे हो दिल्ली की सड़कों पे कांग्रेस कितने हंगामे कर रही है। किस लिए कर रही है? अपने भ्रष्टाचारी नेता को बचाने के लिए। अगर कांग्रेस सरकार के नेताओं ने घोटाले नहीं किए, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने घोटाले नहीं किए, तो उनका फर्ज बनता था कि वो देश को, ईडी को शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही करने दे, उनकी जो पूछताछ है वो होने दे और शांति तरीके से वो कार्य में सहयोग करे। परंतु नहीं, आज सड़क पे कांग्रेस क्या है? अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए। तो इससे साफ होता है कि आपने भ्रष्टाचार किया, इसीलिए आज आप अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पे आए। तो इसीलिए कांग्रेस तो घोटालों की बात करे ही ना तो अच्छा है। तो भाजपा भी कैसे करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कि कांग्रेस और भाजपा ने किए घोटाले। आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है, आप दिल्ली में देखिए, जो आम आदमी पार्टी के हिमाचल के प्रभारी थे सत्येंद्र जैन जी, उनको जब ईडी ने गिरफ्तार किया और जो उन्होंने, जब उनके घोटाले सामने आए, तो वो तो ये भी भूल गए, उनकी तो कुछ कहना ही भूल गए और कहते हैं कि कोरोना से उनकी याददाश्त चली गई है। तो आम आदमी पार्टी की तो आप खुद देख रहे हैं और सबके सामने है कि किसने घोटाले किए हैं। अभी आपने पंजाब में देखा होगा, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के घोटाले सामने आए, अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के आ गए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस घोटालों की बात ना ही करे भाजपा से तो बहुत ही अच्छा होगा। चलो, वैसे भाजपा वालों में भी काफी इल्जाम तो लगते रहते हैं। देखिए, इल्जाम तो लगाना विपक्ष का काम है और विपक्ष तो इल्जाम लगाएगा, और उनके पास कोई और अब कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश से लुप्त होती जा रही है, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं है, तो उनके पास इल्जाम लगाने के सिवा, झूठे आडंबर रचने के सिवा और कुछ काम है नहीं है। अच्छा, मतलब सारे झूठे आडंबर रच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं उनके नेता मंच पर जाकर क्या क्या टिप्पणियां कर रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ, कभी किसी बड़े नेता के खिलाफ। तो यही काम कांग्रेस पार्टी के पास बच गया है। चलो, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो जग जाहिर है, और भाजपा जो कर रही है वो भी जग जाहिर है। और इसके बाद मैं नौजवानों पे आता हूँ। युवा नेता के तौर पर भी देखा जाता है, और युवा कुछ एक हैं जो आपको आइडल भी मानते हैं। तो अब नौजवानों के संबंध में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर बताते हुए नया एक रूपरेखा तैयार की सेना में भर्ती को लेके, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, मैं मानती हूँ। जिस तरह से अभी भी हमने बात की, जो नशे की बात आपने की, युवा इस तरफ जा रहा है। 17.5 से 21 साल की उम्र में जब युवाओं को एक ऐसा मौका मिलता है एक सेना के प्रशिक्षण सीखने का और देश के लिए काम करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है, तो ये बहुत ही एक युवाओं को एक नया, युवाओं के लिए एक जो सरकार की एक नई योजना जो ये है, एक नया युवाओं के लिए एक नई पहल है, मुझे ऐसा लगता है। प्रज्वल जी, सियासत की बात हो रही है तो साथ ही ये भी पूछना चाहूँगा कि हम लोग पहले रिवाजों की बात करते थे, अपनी संस्कृति पे और पारिवारिक कुछ एक मसलों पे, लेकिन अब सियासत में भी रिवाज बदलने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा रिवाज बदलेगी। जी, बिल्कुल बदलेगी, और इस बार कहते हैं ना ताज बदलेंगे ना राज बदलेंगे, इस बार हम रिवाज बदलेंगे और पूरी मेजॉरिटी के साथ में भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आएगी। और जो एक रिवाज चलता आ रहा है, जो लोगों के मन में जो हमेशा से एक सवाल रहता है कि कभी भी पहाड़ों में सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती है, तो जो ये रिवाज है इस बार भाजपा इसको तोड़ेगी और दोबारा से सत्ता में आएगी। तो कैसे संभव है? क्योंकि कांग्रेस वाले तो ये भी कह के गए हैं कि 15 विधानसभा सीटें जिस जिले में आती हैं, कांगड़ा की, उन्होंने बात की कि वहां पे भाजपा ने सर्वे करवाया, हमीरपुर में मंथन हुआ और सीट एक ही आई 15 में से। देखिए,
भाजपा ने क्या सर्वे करवाया और भाजपा का क्या मंथन हुआ, इसके बारे में कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जी। पूरे देश में देख रहे हैं किस तरह से भाजपा सरकार सत्ता में आई है। आपने यूपी चुनाव में देखा होगा, उत्तराखंड चुनाव में देखा होगा और अन्य प्रदेशों के चुनाव में देखा होगा। तो इस बार जो मैंने आपसे कहा ना कि हम रिवाज बदलेंगे और जब रिवाज बदल कर फिर सत्ता में आएंगे तो फिर कांग्रेस के सामने और फिर आपके सामने एक बार मैं फिर चर्चा करने आऊंगी कि देखिए हमने किस तरह से रिवाज बदला है। नहीं, बाकी प्रदेशों की तो आपने बात कर दी, फिर जो बाईपोल हुए 4 सीटों पे, वहां पे चारों खाने जीत भाजपा क्यों हुई? देखिए वो कुछ कारण रहे जिसके कारण भाजपा नहीं जीत पाई और उस पे हमने सरकार ने मंथन किया है और उन्हीं मंथन को और जो कमियां रही उन कमियों को पूरा करते हुए हमारा संगठन सरकार मिलकर काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और फिर से एक बार सत्ता में आएंगे। तो प्रज्वल जी, आपने स्थिति तो अपनी बयान कर दी, सियासत को लेकर भी और समाज सेवा को लेकर भी। अब आता हूँ आपके भविष्य को लेकर, अगर कुछ सोचा होता है कि अभी एक शुरुआत ही कहूँ कि अभी इतनी उम्र भी नहीं है और कुछ उम्मीदें आपकी भी होंगी, कुछ सपने आपने भी संजोए होंगे और काफ़ी सपनों को लेके तो शायरी भी बहुत होती है। तो ऐसे क्या चीज़ें आप सोचती हैं कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच गई या भविष्य में ये चीज़ें हिमाचल में लेके आऊँगी यहाँ के यूथ के लिए या यहाँ के जो बुजुर्ग हैं या यहाँ की जो महिलाएं? मैं भविष्य को लेकर कभी मतलब ऐसे प्रिपेयर होकर कोई ऐसे काम नहीं करती हूँ कि मैं वर्तमान में रहकर काम करती हूँ और हाँ, जो भी जैसी भी परिस्थितियाँ होगी उसके अनुकूल काम करती हूँ। मेरा हमेशा से ये रहता है कि अभी जो जिम्मेदारी मिली है, जो कार्य करने को मिला उसको 100% उसमें अपना दीजिए। चलो, आपके अच्छे के लिए हम भी दुआ करते हैं और आपके प्रशंसक भी यही चाहते होंगे कि प्रज्वल जी को हम अच्छा काम करते हुए देखें, क्योंकि आपके आज तक आपने जितना भी काम किया है काफ़ी सराहा ही गया है, चाहे जो भी जिम्मेदारी आपको सरकार में चुनाव जीत कर मिली हो या जनता ने दी हो या आपकी पार्टी ने दी हो। तो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बातचीत की, कुछ अहम सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, थैंक यू। तो जिस तरीके से प्रज्वल जी से कुछ अहम सवाल जो जनता ने भेजे थे और हमने पूछे और कुछ इनके जीवन से संबंधित और कुछ सियासी पारी से संबंधित, अब देखने वाली बात होगी कि हिमाचल में जो सर्दियों के दिनों में होने वाली सियासी गर्माहट के बीच चुनाव हैं उसमें प्रज्वल जी क्या भूमिका निभाती हैं और क्या कुछ इनके जो सपने हैं या भविष्य की रूप रेखा है वो निखर कर सामने आती है। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन रजत और जसन के साथ पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।